अस्सलाम वालेकुम। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है डेट इज़ सॉलिड्स। स्टेट ऑफ मैटर्स जो हैं उनमें उसकी जो मैटर की एक स्टेट है सॉलिड, उसके बारे में आपका एक चैप्टर है। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? सॉलिड को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, अगर फर्दर उसकी टाइप्स है और उन टाइप्स की फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो है उस पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड है क्या। Solid is a state of matter that have definite shape and definite volume. You can say that solid state की वो matter की वो state है जिसका क्या होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और शेप भी डेफिनेट होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिंपल सी। फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूजन, सेकंड वन इज़ कंप्रेशन, expansion, motion of molecules, space between molecules, intermolecular forces and kinetic energy. The first one is diffusion in solid. आपको पता है डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। बट इन केस ऑफ सॉलिड डिफ्यूजन क्या है, यू नो डैट कि सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, वो इजीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी रीजन से। इन केस ऑफ गैसेज आप ये कहते हैं कि जब आप परफ्यूम को रूम के कॉर्नर में स्प्रे करते हैं, थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, आपको पूरे रूम में उसकी फ्रेगरेंस फील होती है। किस वजह से? डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे थे उस परफ्यूम से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उस रूम में, ठीक है। लेकिन ये आपके पास गैस की एग्जांपल है। सॉलिड के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी डेंसली पैक्ड हैं, उसमें वेलोसिटी बहुत मुश्किल, जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो इसीलिए डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है आप कह सकते हैं इन केस ऑफ सॉलिड मिनिमम है। सेकेंड वन इज़ कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में डिक्रीज आ रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि वो कंप्रेशन है। इन केस ऑफ, अच्छा, उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में डिक्रीज क्यों आ रहा है? इट मीन्स के उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एटम्स अरेंज हुए हैं उनमें कुछ अमाउंट में डिस्टेंस मौजूद है, और जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो डिस्टेंस क्या होता है, ओवरकम होता है और मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाते हैं। अगर आप सॉलिड की बात करें, सॉलिड में क्या है, ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स डेंसली पैक्ड हैं, आप ये कहते हैं डेंसली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं। आप उस पर जितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो एटम्स जो हैं वो फर्दर कंप्रेस नहीं होंगे। यू कैन से डैट इन केस ऑफ सॉलिड कंप्रेशन का प्रोसेस नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई किया और उस ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम में उसके चेंज आया, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम उसमें चेंज आया बाय द अप्लाइंग ऑफ प्रेशर ऑफ 1 atm, तो वो फिनोमिना कौन सा होता है? कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन। सॉलिड एक्सपेंड हो जाते हैं जब आप उन्हें हीट करो। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एज अ रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीजेस। एक्सपेंशन कहते हैं कि सॉलिड भी एक्सपेंशन का फिनोमिना शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? जब आप किसी भी सॉलिड को हीट अप करो तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। उनके एक्सपेंड होने की क्या वजह होती है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं तो उनके वॉल्यूम में इंक्रीज आता है, ठीक है। The increase in volume per unit volume when the temperature is increased by 1 degree centigrade is called coefficient of expansion. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना हीट आपने उसको प्रोवाइड किया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका वॉल्यूम चेंज हो गया पर यूनिट से, ठीक है, पर यूनिट से उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट। वो वाला टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो मेल्ट कर जाए, ठीक है, मेल्ट हो जाए, वो क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट है। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, देयर इज नो ट्रांसलेशनल और रोटेशन मोशन इन सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन केस ऑफ सॉलिड जो आपके पास कोई भी रोटेशनल या ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती, जस्ट आपके पास क्या होती है? वाइब्रेशनल मोशन होती है। वाइब्रेशन मोशनल क्यों होती है? कि जब आप उसको हीट अप कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं केस ऑफ सॉलिड जस्ट आपके पास वाइब्रेशनल मोशन होती है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती।
नेक्स्ट है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो सॉलिड्स में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम होती हैं। किस वजह से मैक्सिमम होती हैं? एक तो एटम जो है वो डेंसली पैक्ड है, वो डेंसली पैक्ड ही किस वजह से हैं? क्योंकि उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो एटम्स को आपस में पैक्ड करके रखती हैं। नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स, या आप कह सकते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो पेश की गई थी सॉलिड के बारे में, वो क्या थी? फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं सॉलिड्स के दरमियान वो क्या हैं? मैक्सिमम है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। किस वजह से ज़्यादा हैं? ड्यू टू मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है। इसी वजह से इनके दरमियान इनकी कोई भी ट्रांसलेशनल या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज नहीं होती। काइनेटिक एनर्जीज यू नो डेट डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जीज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी की आप बात करें, उसकी स्पीड की बात करें, या आप मोशन की बात कर लें, वेलोसिटी किस वजह से होती है? मोशन की वजह से होती है। अब यहाँ पे जो उनकी मोशन है जस्ट वाइब्रेशनल है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो जस्ट वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ सॉलिड। बेसिकली सॉलिड्स की टू टाइप्स हैं। एक है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड वो हैं जिनकी कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। ठीक है, जो इरेगुलरली अरेंज होते सॉलिड्स ही हैं, बट उनकी मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती। एग्जाम्पल आप ले लें ग्लास में, रबड़ में, या डस्ट एक्सेट्रा में। ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वहाँ पे जो उनकी मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनके एटम्स हैं, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज नहीं होते। सेकेंड वन जो टाइप है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो हैं जिनकी रेगुलर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप होती है। इट मीन्स कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज हुए होते हैं। आप सपोज कर सकते हैं जिस तरह NaCl का क्रिस्टल है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हेक्सागोनली अरेंज हुए होते हैं प्रॉपर फिक्स अरेंजमेंट के साथ। ठीक है, इसके अलावा कॉपर सल्फेट है वो भी क्या होता है? एक फिक्स अरेंजमेंट के साथ अरेंज हुए होते हैं। डिफरेंस देखते हैं अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड पोजेसेस डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल NaCl की शेप क्या है? क्यूबिक है। एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। ग्लास की एग्जांपल ले लें, ग्लास की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। इसमें पार्टिकल्स हेक्सागोनली या टेट्राहेड्रल किसी भी पैटर्न से जो हैं वो अरेंज नहीं होते, इरेगुलर अरेंज होते हैं। Next one is regular arrangement of molecules. There is a complete regularity of arrangement of atoms, ion or molecule in crystalline solid. ठीक है, वही बात की गई है, जबकि amorphous solid में regular pattern नहीं होता बल्कि irregular pattern होता है। Next one है water of crystallization. क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रिस्टल के पार्ट हैं। कैसे पार्ट हैं? जब भी आपके पास कोई भी क्रिस्टल है और आप उसको क्या कर रहे हैं? वाटर के साथ डिज़ोल्व कर रहे हैं और साथ टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है। ठीक है, विद टेम्परेचर उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है? कि वो क्रिस्टल टेम्परेचर के साथ साथ अपना जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं, और एक टाइम ऐसा आता है उनकी सॉल्युबिलिटी जो है आफ्टर दैट टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम वो जो क्रिस्टल है वो कितना मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। वो फिनोमेना क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स कि जब कोई भी क्रिस्टल वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो जाता है तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख लें, आयरन सल्फेट और आगे 7H2O, मीन्स कि इसके साथ 7 मोल ऑफ वाटर जो हैं वो ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। सिमिलरली कॉपर सल्फेट की एग्जांपल दी गई है, जब आप इसे हीट प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर में रख के, तो कॉपर सल्फेट 5 मोल्स ऑफ वाटर को क्या करता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड कोई भी क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमेना शो नहीं करते। कभी कभार क्या होता है, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड उनका जो कलर है वो अपीयर हो जाना स्टार्ट हो जाता है। किस वजह से? उस क्रिस्टलाइजेशन के
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, ठीक है। जब वो पानी को अपना अंदर एब्जॉर्ब करते जाते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है, तो वो आपको क्या देते हैं, कलर देते हैं, ठीक है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड में एज सच कोई भी फिनोमिना नहीं होता। नेक्स्ट वन है शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है, डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड का कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इसी वजह से समटाइम्स आप अमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम भी देते हैं, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम दिया जाता है अमॉर्फस सॉलिड को। The amorphous solid softens on heating and ultimately they become liquid over a wide range of temperature. amorphous solid को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसीलिए उनको सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम दिया गया है। आप प्लास्टिक की एग्जांपल दे दें, जब आप उसको कॉन्टीन्यूसली हीटअप करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो लिक्विड की फॉर्म अटेन कर लेता है। तो इसी वजह से अमॉर्फस सॉलिड को क्या कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की एज सच कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है, और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्या आपने सॉलिड की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक थी अमॉर्फस सॉलिड एंड सेकंड वन थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की जाए तो उनकी एक अपनी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड में यू नो डैट एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ जो है वो अरेंज हुए होते हैं। इसी वजह से वो इजीली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो आप कह सकते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स की ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो सॉलिड की वो किस वजह से होती है, उनके मॉलिक्यूल्स और उनके एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से। अब वो जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स वो अरेंज होते हैं, ठीक है, वो सॉलिड पे डिपेंड करता है, और इसी वजह से आपके पास जो डिफरेंट सॉलिड्स हैं वो स्ट्रक्चर भी आपको डिफरेंट देते हैं। जिस तरह आपके पास टेट्राहेड्रल होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर देते हैं, वो सारे डिपेंड करते हैं उनकी उसके अंदर जो एटम्स हैं वो किस तरह अरेंज हुए, ठीक है, उनके दरमियान एंगल कितना है, वो उस पर डिपेंड करके आपको क्या देते हैं, एक ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है NaCl की, तो NaCl कौन सा क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल है। सेकेंड वन इज मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जब आप किसी भी सॉलिड को हीट अप करते हो तो उसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं हायर फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। जब वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थ्रू आउट द क्रिस्टल, ठीक है। जो एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द क्रिस्टल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और उनके पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, जस्ट वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि एट द मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट की सॉरी बात की कि ये क्या कहते हैं, एट द मेल्टिंग पॉइंट देयर वाइब्रेशनल एनर्जी बिकम सो मच दैट दे लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन सिमुल्टेनियसली एंड बिकम अ लिक्विड, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, सॉलिड जब वाइब्रेट करते हैं उनकी मोशन कौन सी होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है, एंड यू कैन से डैट उनके पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब आप उसको हीट अप करते जाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, थ्रू आउट द क्रिस्टल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और वो चेंज हो जाते हैं लिक्विड में। तो आप कह सकते हैं वो जो टेम्परेचर है जिसमें वो चेंज हो गई लिक्विड स्टेट में, वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। क्लीवेज प्लेन क्या है, जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के लिए,
आप किसी भी चीज़ से उन सॉलिड को स्ट्रक करते हो तो वो मॉलिक्यूल या एटम्स या क्रिस्टल आप कह सकते हो वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 क्रिस्टल में, स्मॉल क्रिस्टल में 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अब वो जो स्मॉल क्रिस्टल्स में ब्रेक डाउन होता है उनका जो साइज़ होता है या उनका जो शेप होती है वो सेम होती है एज दैट इज़ ओरिजिनल क्रिस्टल। आप ये कह सकते हैं जब आपने किसी भी बड़े क्रिस्टल को छोटे क्रिस्टल में ब्रेक डाउन कर लिया तो उसके दरमियान, उसके एटम्स के दरमियान जो एंगल्स होते हैं एंगल चेंज नहीं होते, एंगल सेम ही रहते हैं। किस वजह से? अब एक जो क्रिस्टल है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, छोटे छोटे यूनिट सेल होते हैं और हर यूनिट सेल का एक अपना एंगल होता है जो दूसरे से रिजेंबल कर रहा होता है। अब जब आप किसी भी क्रिस्टल को ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है, और आप उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दो कि उन दोनों का जो शेप है वो ओरिजिनल वन के जैसे ही हो, तो आप क्या कहते हैं कि उसमें कौन सा फिनोमेना हुआ है? क्लीवेज हुआ है, ठीक है। उस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? क्लीवेज। अब क्लीवेज प्लेन क्या है कि आपने उस क्रिस्टल को एक ऐसे प्लेन से, एक ऐसी जगह से ब्रेक डाउन करना है कि उन दोनों, वो जो दोनों हैं वो शेप में भी आपके पास क्या कर रहे हो? रिजेम्बलेंस कर रहे हो, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? क्लीवेज प्लेन कहते हैं। यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल में क्या है कि ये आपको एक क्रिस्टल गिवन दिया गया है। अब आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, स्ट्रेस लगा रहे हो, और यहाँ से भी आप क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, एक टाइम ऐसा आया, ये वाला और ये वाला क्रिस्टल क्या हो गया? आपस में सेपरेट हो गया। अब इन दोनों की शेप देखें, अगर दोबारा से आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो इसकी शेप वापस आपके पास यही बनेगी, और इसके साथ साथ आप एंगल भी इसमें चेंज नहीं होते, मीन्स कि इनकी शेप भी सेम है, और आप कह सकते हैं कि इनका साइज़ भी जो है वो आइडेंटिकल है। इन दोनों क्रिस्टल्स का आपस में साइज़ क्या है? आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जब आप उनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एक ऐसे प्लेन से ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि वो जो 2 क्रिस्टल आपके पास आ गए हैं उनकी शेप भी आपस में रिजेंबल कर रही है और इसके साथ साथ उनका साइज़ भी एक जैसा हो, तो इस प्लेन को आप क्या कहते हैं? क्लीवेज प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है? वो वाला, वो शेप जिसमें क्रिस्टल जो है वो ग्रो करता है, वो क्या है? हैबिट ऑफ क्रिस्टल है, ठीक है। उसकी जो नेचर है कि वो किस शेप में ग्रो कर रहा है। आपने पढ़ा कि हर क्रिस्टल जो है उसकी जो शेप है वो डिपेंड करती है एंगल्स पे, ठीक है, एंगल्स पे, उसके एजेस वगैरह पे। तो वो जो हैबिट है उसकी, वो जो शेप है जिसमें वो ग्रो कर रही है, वो क्या है? हैबिट ऑफ क्रिस्टल है। जिस तरह NaCl की एग्जांपल दी गई है, NaCl क्या है? क्यूबिक है, और आप इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं? उसके एक्वस सॉल्यूशन से ऑब्टेन करते हैं। कहते हैं कि अगर आप कंडीशंस को चेंज कर दें, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में आप ग्रो करवाएंगे NaCl को, तो उसका शेप क्या आएगी? क्यूबिक आएगी। अगर आप कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं तो क्रिस्टल की शेप जो है वो भी चेंज हो जाएगी। अगर उस सॉल्यूशन में 10% यूरिया भी प्रेजेंट है तो NaCl कौन सी शेप में ग्रो करेगा? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल में जो है ऑक्टाहेड्रल शेप में क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि आपने कौन सी कंडीशन जो है उस क्रिस्टल को प्रोवाइड की है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता है? ग्रो करता है। नेक्स्ट वन है क्रिस्टल ग्रोथ। The crystal growth takes place when the heated solution of a substance is allowed to cool in a slow manner. क्रिस्टल ग्रोथ क्या है? आप सपोज करें आपके पास कोई भी सोल्यूशन है, हीटेड सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन है? किसी भी क्रिस्टल को आपने इतना हीट अप कर दिया कि आपको वो किस फॉर्म में आ गया? सोल्यूशन फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब आप उसको हीटेड को क्या कर रहे हो? स्लोली एंड स्लोली उसको कूल डाउन कर रहे हो। द आउटर अपीयरेंस और शेप ऑफ क्रिस्टल डिपेंड ऑन हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। अब कहते हैं कि जब आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको कूल किया तो एक टाइम ऐसा आएगा दोबारा से वो क्या करेगा? क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और वो कौन सी शेप इख्तियार करेगा वो डिपेंड करता है कि आपने उस क्रिस्टल को कौन सी कंडीशंस में प्रिपेयर किया है, क्या क्या आपने कंडीशंस रखी हैं, और वो क्रिस्टल क्या हुआ है? ग्रो हुआ है, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड करता है, आउटर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और उसके बाद वो क्या करता है? वो वाली शेप अडॉप्ट कर लेता है।
The size of crystal is controlled by its rate of growth. A slowly growing crystal has larger size. अच्छा, कहते हैं कि जो क्रिस्टल जितना स्लोली ग्रो करता है उसका साइज उतना बड़ा होता है, ठीक है। तो जो साइज है क्रिस्टल का वो डिपेंड करता है उसके ग्रोथ पे। इट मीन्स कि इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर किसी क्रिस्टल का साइज ज़्यादा है इट मीन्स कि वो मोर स्लोली ग्रो करेगा। अगर किसी क्रिस्टल का साइज छोटा है इट मीन्स कि वो रैपिडली ग्रो करेगा। नेक्स्ट वन है एनआइसोट्रोपी। एनआइसोट्रोपी क्या है कि एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज पोजेस करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। अगर आप उसके डिफरेंट डायरेक्शन से उसकी प्रॉपर्टीज़ को नोट कर रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। किस वजह से? क्योंकि वो जो क्रिस्टल है उसके अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट अरेंजमेंट देंगे। कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट देंगे? अब आप सपोज करें आपके पास कोई भी क्रिस्टल है, या यहाँ पे एग्जांपल दे दें, देख लें, सॉरी, ठीक है। ये आपके पास एक क्रिस्टल जो है आपको दिया हुआ है। अब हम इसको फ्रंट साइड से देख रहे हैं, ठीक है। ये हेक्सागोनली क्या हुआ है, अरेंज हुआ है। अब एक होता है आपके पास पैरेलल और एक होता है परपेंडिकुलर। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को इसके पैरेलल देख रहे हैं, ठीक है, पैरेलल इसके साथ क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, पैरेलली इन दोनों जो शेप्स हैं, ठीक है, ये जो आपके पास दो एक लेयर्स बनी हुई हैं, इनकी आपस में पैरेलली क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे होंगे। या अगर आप कोई भी क्रिस्टल आप उसको परपेंडिकुलरली देख रहे हो कि वो आपको क्या प्रॉपर्टीज शो करनी होंगी, तो वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। परपेंडिकुलरली या पैरेलली क्या करता है, क्रिस्टल जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, और उस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। और ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप एनआइसोट्रॉपी में पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज़ है, जो कि क्या है, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। एनआइसोट्रॉपी क्या है कि अगर आपके पास जो क्रिस्टल है वो एक डायरेक्शन में आपको एक तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा और दूसरे डायरेक्शन में वो दूसरी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। सपोज करें आपके पास एक ग्रेफाइट का क्रिस्टल है। ग्रेफाइट का क्रिस्टल आपको पैरेलल डायरेक्शन में जब आप उसे रखते हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है। जब आप उसको पैरेलल के बजाय किसी और डायरेक्शन में रख रहे हैं, उसकी शीट्स जो है वो पैरेलल नहीं है, आप उसको किसी और तरह अरेंज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। इट मीन्स कि वो क्या शो कर रहा है, एनआइसोट्रॉपिक नेचर शो कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज सिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे जो क्रिस्टल जो है उसको वापस आप उसकी आइडेंटिकल पोजीशन पे ले आए, वो क्या है, सिमेट्री। उस क्रिस्टल की वो एक क्रिस्टल की सिमेट्री क्या है कि आप एक क्रिस्टल को डिस्टर्ब करते हैं एंड देन आप उस क्रिस्टल को वापस उसकी स्पेसिफिक या ओरिजिनल जगह पे लेके आ रहे हैं, वो क्या है, उस क्रिस्टल की सिमेट्री है। An imaginary plane passing through crystal that divides the crystal into two identical halves is called plane of symmetry। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक है आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। कहते हैं कि आप एक ऐसा प्लेन जो आप उस क्रिस्टल से पास ऑन करो और वो इस क्रिस्टल को डिवाइड कर दे टू इक्वल हाफ्स में, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में आप देख लें। अब ये जो ब्लैक कलरेशन से शो किया गया है, क्रिस्टल को डिवाइड कर दिया दो इक्वल प्लेन्स में, तो ये आपके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा प्लेन जिससे आप क्रिस्टल को डिवाइड करो टू इक्वल पार्ट्स में और जो दोनों पार्ट्स हैं वो आपस में आइडेंटिकल हों, वो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेकेंड वन क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड द लास्ट वन इज एंगल ऑफ सिमेट्री। अच्छा,
यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है इसका फर्दर आप ये भी देख लें, ठीक है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, या आपको पैरेलली जो है उसको कट किया गया है। आप इसे रेक्टेंगुलरली भी देख सकते हैं अगर आप इस तरह इसको डिवाइड कर रहे हैं दो क्रिस्टल में, या आप इसको हेक्सागोनली भी जो है वो क्या कर सकते हैं, डायगोनल से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यही चीज़ आपकी बुक में भी दी गई है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की क्या डेफिनेशन लिखी गई है कि जब आप क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और वो जो दोनों इक्वल पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेजेस हों, मीन्स के एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रही हों, वो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेकंड जो दिया हुआ है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक ऐसी लाइन जो आप उस क्रिस्टल से पास ऑन करो, ठीक है। मीन्स लाइन आपने नहीं पास करनी, आपने उस क्रिस्टल को रोटेट करना है 360 के एंगल से। जब आप उस क्रिस्टल को रोटेट कर रहे हैं 360 के एंगल से, और आपको पता है एक स्फीयर जो होता है या रेक्टेंगुलर शेप भी है, वो एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री की करती है। अब आप किसी भी क्रिस्टल को रोटेट कर रहे हैं और आपने उसको रोटेट किया 360 के एंगल से, आफ्टर रोटेशन जिस पॉइंट से आपने उसको रोटेट किया था वही पॉइंट आपके पास वापस रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि उसने 360 का एंगल कंप्लीट कर लिया। इट मीन्स कि उसने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली और आपको क्या दे दिया, दोबारा से वही पॉइंट दे दिया जिससे आपने उसको रोटेट किया था। तो ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कुछ फर्दर इसको एक्सप्लेन किया गया है, क्या कहते हैं, अगर उस क्रिस्टल की जो सिमेट्री है वो आपको 2 फोल्ड्स दे तो आप उसे कहते हैं डायएड एक्सिस। डायएड एक्सिस कैसे 2 पॉइंट्स दे, सपोज करें अगर आपने उस क्रिस्टल को रोटेट किया 180 के एंगल से। जब आप उसको 180 के एंगल से रोटेट करेंगे तो वो क्रिस्टल जस्ट हाफ रोटेट होगा, हाफ रेवोल्यूशन करेगा। दोबारा से आपने उसको 180 के एंगल से रोटेट किया, फिर वो आपको क्या देगा, फुल रेवोल्यूशन वो तब देगा जब आप उसको 2 दफ़ा रोटेट करेंगे। ये क्या है, डायएड एक्सिस। मीन्स कि जब आपको 2 दफ़ा रोटेट करना पड़े, 2 दफ़ा वो आपको क्या दे, सिमेट्री दे। अगर आप उसको 180 के एंगल से रोटेट कर रहे हैं, वो क्या है, डायएड एक्सिस। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई भी क्रिस्टल आपको 3 फोल्ड्स दे रहा है, सपोज करें आपके पास एक क्रिस्टल है, आपने फर्स्टली उसको रोटेट किया 120 के एंगल से, फिर आपने उसको रोटेट किया 120 के एंगल से, 120 और 120 240, ठीक है, 2 फोल्ड आपको दे दी। फिर आपने उसको रोटेट किया 120 के एंगल से, तो आपके पास आएगा 360। मीन्स कि उस क्रिस्टल को अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 3 फोल्ड्स की ज़रूरत है, 3 टाइम्स रोटेशन की ज़रूरत है। तो वो क्या है, ट्रायड एक्सिस। इसी तरह टेट्रेड्स, पेंटेड्स, फर्दर एक्सिस भी होते हैं, ठीक है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि एक एंगल को जितनी रोटेशन करनी पड़े, जितनी टाइम्स जो है वो उसको रोटेट करना पड़े, या जितना एंगल उसको देना पड़े, वो क्या है, उसका एक्सिस है। नेक्स्ट वन जो दिया गया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एंड यू नो डैट कि एक क्रिस्टल का जो है वो एक ही सेंटर होता है, ठीक है। इट इज़ अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ क्रिस्टल सो डैट एनी लाइन ड्रॉन थ्रू इट विल मीट द सरफेस of crystal at equal distance on either side. It is a point at the center of crystal which is equidistant from opposite faces of crystal. सेंटर ऑफ क्रिस्टल क्या है, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, कोई भी क्रिस्टल है उसके सेंटर में एक पॉइंट है, तो उस सेंटर में पॉइंट होने का मतलब ये है कि उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है उसकी बाकी फेसेस से, ठीक है, ये अब फेस है ना क्रिस्टल का, ये फ्रंट वाला, इन सब फेसेस से उसका डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा, या सारे कॉर्नर से उस सेंटर का डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा। वो क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक जो क्रिस्टल है उसके नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं, ठीक है। आप उसे कई प्लेन से क्या कर सकते हैं, जिस तरह आपने पढ़ा, आप उसे हेक्सागोनल भी जो है वो बाइसेक्ट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलरली भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो जस्ट वन ही होता है और वो सेंटर में लाई करता है। नेक्स्ट वन है आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन्स सेम एंड मॉर्फिज्म मीन्स शेप, ठीक है, सेम शेप। डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव same crystalline shape are called isomorphs, and this phenomena is called isomorphism. Isomorphic solids have the same ratio of atoms. कहते हैं कि ऐसे दो क्रिस्टल जिनकी क्रिस्टलाइन शेप जो है वो सेम हो,
सब्सटेंस डिफरेंट हो लेकिन उनकी शेप जो है वो सेम हो, वो क्या है, आइसोमॉर्फ्स हैं। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। आइसोमॉर्फिक जो सॉलिड्स होते हैं उनकी रेशो जो होती है वो सेम होती है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है, आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है, NaF और MgO की एग्जांपल दी गई है। ठीक है, NaF डिफरेंट सब्सटेंस है MgO से, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों एक ही शेप में ग्रो कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे की क्या हैं, आइसोमॉर्फ्स हैं। आइसोमॉर्फिज्म में याद रखें कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं, कि क्योंकि ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। फिजिकल अपीयरेंस सेम होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट वन है पॉलीमॉर्फिज्म। एक ऐसा सब्सटेंस जो मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे उसको आप क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। वो वाला क्रिस्टल, ठीक है, वो वाला कंपाउंड जो आपको एक से ज़्यादा फॉर्म्स दे वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। बिकॉज पॉली मीन मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स शेप। ठीक है, तो वो जो डिफरेंट फॉर्म्स दे रहे हैं उसको पॉलीमॉर्फिक फॉर्म कहा जाता है। और ये जो फिनोमिना है ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल देख लें। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट ट्राइगोनल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कि ये जो है ये दोनों फॉर्म है एक ही कंपाउंड की। तो ये फिनोमेना क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। और ये किसके लिए होता है, कंपाउंड्स के लिए होता है। ठीक है, जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं उनके जो क्रिस्टल होते हैं उनमें जो फिनोमेना होता है वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। नेक्स्ट वन है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है, एन एलिमेंट में एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म आपने पढ़ा कंपाउंड के लिए। अब अगर एक एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में तो आप क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स। और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, एलोट्रॉपी। ठीक है, अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में तो उसको आप कहते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, और वो जो फॉर्म्स हैं उस एलिमेंट की उसे क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप्स कहा जाता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो एलिमेंट दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो वो क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है। टेबल में देखें, टिन की एग्जांपल दी गई है। टिन अब आपके पास दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स शो करता है, ग्रे बी और वाइट बी। जो ग्रे फॉर्म है उसकी शेप क्या है, आर्थोरोम्बिक। जो वाइट फॉर्म है उसकी शेप क्या है, टेट्रागोनल। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब 18 से आप नीचे जाएंगे या 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएंगे तो इन दोनों फॉर्म में से जस्ट एक फॉर्म अटेन होगी। ठीक है, इट मीन्स कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिस पे ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं। सेकेंड वन है सल्फर। तो सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, आर्थोरोम्बिक में भी। और 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिस पे ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।